इसके अलावा एक और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा कि आज सुबह खबर दी कि होर्मुज में एक विस्फोट सुना गया। बताया जा रहा है कि विस्फोट किसी समुद्री माइन के कारण हुआ है, क्योंकि जहाज ने ईरानी मार्ग को अनदेखा किया है। तो ये पूरी सूरत हाल है। मैं तब तो चाहूंगा कि एक इब्तदाई इंट्रोडक्टरी जो है वो बयान सैयद हुज्जत रज़ा साहब के क्या हालात देख रहे हैं, क्या अपडेट आपकी नजर में है। जी बहुत शुक्रिया। अपडेट शुरू यहीं से करते हैं जो आज सुबह की खबर आई थी कि किस थोड़ा तरह सा से। लाउड थोड़ा सा लाउड कीजिएगा, क्योंकि आप देखिएगा बाद में रिकॉर्डिंग भी बहुत स्लो हो जाता है। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा बस। जी जी। देखिए पहला अपडेट तो यही है कि किस तरह से आज सुबह जो खबर आती है कि यूक्रेन ने ईरानियन शिप के ऊपर हमला किया। ये एक ऐसा वो था जंग में कि जो अभी तक नहीं एक्सपेक्ट किया गया था, और ईरान ने भी इस पर बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि इसको इसकी कंडेम किया है इसको, और बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि यूक्रेन जो है वो इसराइल के कहने पे इस तरह से काम कर रहा था। पहली चीज तो ये आती है यूक्रेन से खबर जो आई है। दूसरा जो अभी हमारे एक साथी ने भी यहाँ खबर दी है कि किस तरह से यमन और सऊदी के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है। देखिए यमन के ऊपर 11 साल से ब्लॉकेड लगा हुआ था। उस ब्लॉकेड की वजह से यमन में कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड तक नहीं आ पाती थी। ईरान ने वहां पे प्लेन उतारा, और प्लेन उतारने के बाद से जो है वो टेंशन हो गई। यानी सऊदी को जब ये लगने लगा कि यमन के ऊपर जो ब्लॉकेड लगा है वो टूटने वाला है, तो सऊदी ने फिर अब यमन पर आज हमला किया, जिसके बाद फिर यमन ने भी पलटकर हमला किया और आरामको और किंग फहद एयरपोर्ट और इन सबको भी निशाना बनाया। फिर उसके बाद सऊदी ने किया है, तो यानी एक तरह का एस्केलेशन ये भी देखा जा रहा है। और 2 दिन पहले ट्रंप ने भी यमन को लेकर बयान दिया था कि 1 साल से वो बड़े खामोशी से बैठे थे, और अचानक जो है यमन फिर एक्टिव हो गया है। क्योंकि उसने सऊदी के ऊपर जो है वो नेवल ब्लॉकेड यानी बाबल मंदब से सऊदी के शिप्स को रोकना शुरू कर दिया था। तो यानी यमन की टेंशन भी अब बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें तो जो हमारे साथी ने लिखा कि जिस तरह से ईरानी मिसाइल यानी यमन को जो टेक्नोलॉजी दी है वो भी ईरान ने ही दी है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जिस तरह से यमन के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब जो है वो रीजनल एस्केलेशन बढ़ रहा है। और यमन के साथ अगर इस तरह होगा तो ईरान जाहिर सी बात है खामोश नहीं बैठने वाला है। तो एक रेड सी में माहौल बिगड़ रहा है। अब आप ये सोचिए कि सऊदी को इस ब्लॉकेट से बचने के लिए साउथ अफ्रीका का चक्कर लगा के अपने ऑयल को भेजना पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट भी बढ़ा देगा और फिर से एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जहां तक बात एक खबर एनबीसी न्यूज की भी आई थी, और उसमें ये बताया था कि यूएस जो है वो इंटेंशनली कई ईरानी मिसाइल्स को रोक नहीं रहा है, क्योंकि जो उसका इंटरसेप्टर का स्टॉकपाइल है वो बहुत कम होता चला जा रहा है। क्योंकि ईरान जब रिटेलिएशन करता है तो वो बड़े बल्क में यानी ड्रोन्स और अपने मिसाइल्स के साथ करता है, तो उनके जो रिटेलिएशन का जो मिसाइल है वो कम पड़ गया। एक चीज और इसमें आई है कि किस तरह से ईरान के लॉन्चर्स पे जब अमेरिका हमला करता था तो इनको वापस फंक्शनल बनाने के लिए 15 घंटे का वक्त लगता था। लेकिन अब क्योंकि ईरान ने अपने आप को टेक्निकली बहुत स्ट्रांग रखा और जितने भी दिन जंगबंदी रही उसमें अपनी चीजों को और सुधारा, अब आधे घंटे के अंदर वो लॉन्चर्स वापस एक्टिव हो जाते हैं। तो अमेरिका के लिए तो लगातार खबरें ऐसी हैं कि उनको जंग लड़ने में बड़ी मुश्किल हो रही है। ईरान ने अपनी तैयारी दिखाई है कि आप कितना भी हम पे हमला कर लीजिए, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और इस बार हम खामोश नहीं बैठने वाले। भले ही अमेरिका ये कह रहा हो कि एमओयू साइन हो गया है और हम उस पे चाहते हैं कि ईरान जो है दोबारा एमओयू पे वापस आ जाए। 2 दिन से 1-2 दिन से जो है वो मिसाइल हमले भी नहीं हुए हैं। ईरान ने भी ये कहा कि अमेरिका हम पर अटैक नहीं करेगा तो हम भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। लेकिन सवाल वही आता है कि जो एक नैरेटिव बनाया जाता है अरब देशों को लेकर कि ईरान अरब देशों पर हमला कर रहा है, इस नैरेटिव से लोगों को बचना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर अरब देशों में अमेरिकन बेसिस रहेंगे और उन बेसिस से हमला किया जाएगा
तो फिर उन जगह पे तो ईरान को रिटेलिएशन करना पड़ेगा। ये तो राइट टू सेल्फ डिफेंस की जो थ्योरी है वो तो यहाँ भी अप्लाई होती है। सिर्फ इसराइल के लिए राइट टू सेल्फ डिफेंस की थ्योरी नहीं है, हर उस देश के लिए जिसके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो एक तो यही अपडेट्स इस तरह के हैं। दूसरा, बहरेन को लेकर अभी बहुत चिंताजनक स्थिति है। बहरेन में पहले से ही इंटरनली बहुत इश्यूज चल रहे थे, किस तरह से बहरेन की जो रजीम है वो अपने ही नागरिकों को वतन बद्र कर देती है, उनकी सिटीजनशिप खत्म कर रही है। ये सब पहले से इशू चल रहे थे। अब जब ईरान का हमला वहां होता है तो फिर बहरेन के जो इंटरनल हालात हैं वो भी देखने लायक होंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन अभी थोड़ा बहुत हमें दिख रहा है कि बहुत शांति है। फिर आज जो इनका सुप्रीम लीडर का जो बयान आया है सैयद मुश्तबा खामेनेई साहब का हिजबुल्लाह को लेकर, उसको सिर्फ एक बयान नहीं देखा जाए बल्कि अगर हम उसको पॉलिटिकली भी देखें तो उन्होंने हिजबुल्लाह को की तायीद की है और साफ कहा है कि कुछ भी हो जाए हम हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो हिजबुल्लाह उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और लबनान स्ट्रैटेजिकली क्योंकि इसराइल के बहुत नजदीक है, तो ऐसे में वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो बयान सिर्फ एक सिर्फ समर्थन वाला बयान नहीं है, बल्कि दुनिया को भी और खास करके अमेरिका और इसराइल को भी उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम हमेशा हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहेंगे। आखिरी चीज ये कि नेतन्याहू का ट्रैवल जो अभी यूएस में होने वाला है, नेतन्याहू और इसराइल अभी किसी तरह से जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, ईरान से डायरेक्ट वॉर में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहता है कि किसी तरह से ईरान के साथ यूएस की जंग रुके नहीं, क्योंकि ये जंग अगर बंद होती है तो फिर कहीं ना कहीं नेतन्याहू के पॉलिटिकल करियर का खात्मा भी हो जाएगा। इलेक्शंस होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, इसराइल में इलेक्शन शेड्यूल है, और इस इलेक्शन के चलते नेतन्याहू बार बार अमेरिका जा रहे हैं ताकि अपनी जो गवर्नमेंट है उसको बचा सके, अपना जो रसूख है उसको बचा सके, क्योंकि जंग बंद होते ही उनको करप्शन केस में जेल भेज दिया जाएगा। ये कोई वो छुपी हुई बात नहीं है, वहाँ का कोर्ट बहुत सख्त है इस चीज को लेकर। लेकिन अब देखना ये कि क्या उस पे होता है। फिलिस्तीन और गाजा की जहां तक बात है तो उनके हालात तो पहले से ही खराब थे। हाल ही में हमास के जो नए लीडर बने हैं खलील अल हैया, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि हम किसी तरह का कन्फ्रंटेशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को चाहिए कि वो इजराइल से कहे कि जो सीजफायर एग्रीमेंट हुआ था उस पर वो बाकी रहे। क्योंकि आप देखें कि हर रोज तकरीबन 15 से 20 लोग गजा में मार दिए जाते हैं। वेस्ट बैंक में जो आपका जॉर्डन से सटा हुआ इलाका है फिलिस्तीन का, उसमें तक रोज क्रैकडाउन होता है। रोज सेटलर्स, ना सिर्फ उनकी इजराइल की ऑक्यूपेशन आर्मी बल्कि सेटलर्स तक फिलिस्तीनियों पर हमला करते हैं। तो पूरी तरह से चीजें अभी बहुत शांत दिख रही हैं, लेकिन है नहीं, पसे पर्दा बहुत कुछ पक रहा है और आने वाले दिनों में आपको फिर से दिखाई देगा। जी मुमताज भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। और ये हम चीजों को देख रहे हैं। जयदीप सिंह मुंदला साहब ने एक और अपडेट दी है, बड़ी अपडेट यहाँ पे नेतन्याहू से फॉक्स न्यूज रिपोर्टर, क्या आपको डेमोक्रेटिक पार्टी से हारने की फिक्र है नेतन्याहू? मैं इस बात से बहुत फिक्रमंद हूँ। मेरा मानना है कि इजराइल के लिए दो दलीय समर्थन महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे टोटल जो मामला है वो चुनाव का है, और चुनाव में कैसे बहुत ज्यादा परेशानी में है नेतन्याहू, क्योंकि उनकी हार जो है वो तकरीबन तय है। और यहाँ पे एक और रिपोर्ट है, एनबीसी रिपोर्टर यूएन में अमेरिकी जो दूत है माइक बॉल्ट से, हम युद्ध के 5वें महीने में हैं, क्या ये युद्ध नई साल तक समाप्त हो जाएगा? नए साल तक? माइक बॉल्ट, ये जंग 47 सालों से चल रही है। ये उन्होंने कहा कि एक दो दिन की जंग नहीं है, ईरान से जंग 43 साल से हमारी चल रही है, और यही सच्चाई है। 43 साल से ये जंग चल रही है, और इसलिए इसको आप ये समझ लें कि ये अभी रातों रात खत्म हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। हुतियों के बाद हथियारों का जखीरा देख सऊदी अरब की नींद हराम, ये हसन रिजवी साहब ने अपडेट किया है। इसके अलावा यादवेन साहब लिखा है, आज से 5 दिन पहले ही सूची आई थी, उसी के आधार पर मैंने बताया था कि आज की सूची पहले से भी कम है, तो ट्रम्प लड़ाई क्या लड़ेगा?
और मैं आपको और बता दूं एक बड़ा दिलचस्प, जर्मन के चांसलर, उन्होंने भी बताया था कि कितना हथियार अमेरिका के पास बचा है और क्या, कैसे अब वो करेगा और क्या नहीं। ये मैं 3 महीने पहले आपको बता रहा हूँ। और लगातार जो है तो इस तरह की चीजें बहरहाल सामने आ रही हैं। फिरोज बख्त साहब, आपका भी मैं एक इंट्रोडक्टरी कमेंट चाहता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग एक बार फिर प्रोफेसर पाशा साहब को सुनेंगे। मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी वक्त होगा, लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल, और ये सही है, और बिल्कुल एक सटीक तजिया या कमेंट हम कह सकते हैं इस वक्त प्रोफेसर पाशा ने दिया है। और एक बड़ी खबर यहाँ पे आ रही, ब्रेकिंग न्यूज, वो मैं दे देता हूँ। नेतन्याहू के कैबिनेट मंत्रियों को सूचित किया जाता है कि वॉशिंगटन मांग कर रहा है कि इजराइल गाजा, सीरिया और लेबनान से एक सीरीज के रूप में वापसी करे। नेतन्याहू ने मिनिस्टर को सेशन के दौरान कहा कि हम वाशिंगटन की मांग को खारिज करते हैं, ये मांग हम नहीं मानेंगे। यहाँ पे आप ये देखिए, इस तरह की ये बड़ी खबर यहाँ पे आई है, और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। मैं एक कमेंट हुज्जत साहब से, और फिर दुआया कलमात फिरोज बख्त साहब से लूंगा, और फिर इख्तिताम पे। और यहाँ पे हुज्जत साहब, जैसा कि प्रोफेसर पाशा ने बहुत क्लियरली बताया है कि किस तरह से अमेरिका को अल्टीमेटली घुटने पे आना पड़ेगा, और घुटने पे आ गया है। वो ठीक है कि अब चूंकि अमेरिका बहरहाल अमेरिका है, उससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता, उसकी ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, और उसका जो दबदबा है दुनिया पे, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ईरान ने जो अपनी कम वसाइल में, जो अपने हौसले और जज्बे के तहत जो दिखाया है, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बहरहाल, लेकिन आपको क्या लग रहा है हुज्जत साहब? देखिए, ईरान, एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस वक्त अमेरिका के हालात पर। जिस तरह से अमेरिका पर ईरान ने रिटेलिएशन किया, हर हमले का जवाब दिया, ये दिखाया कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम आपको किसी भी तरह बख्शने वाले नहीं हैं। जब जंग की शुरुआत हुई थी तो किसी ने भी, हत्ता के जो बहुत बड़े-बड़े एनालिस्ट थे, उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान जो है वो यूएस बेसिस पर जो डिफरेंट अरब ममालिक में मौजूद है उन पर हमला कर देगा। और इतना शदीद हमला था कि सारी कंट्रीज जो है फौरन बाहर आ जाती हैं, आईओसी बाहर आ जाती है कि हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि ईरान ने अपना एक ताकत दिखाई है। दूसरा, जहाँ तक अमेरिका की बात है, तो अमेरिका की हालत ऑलरेडी खराब है। लगातार रिपोर्ट आ रही है कि स्टॉक पाइल तक खत्म हो गया है। तो अमेरिका, ट्रम्प का अगर आप बयान बीच-बीच में देखें, तो उससे कहीं न कहीं लगता है कि वो वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन बड़ी इज़्ज़त के साथ। क्योंकि अमेरिका अपने आप को हमेशा से सुपर पावर प्रोजेक्ट करता रहा है, तो इस तरह से शिकस्त लेकर वो वहाँ से नहीं निकलना चाहता है। पहली चीज़ ये है। दूसरा, इज़राइल लगातार अमेरिका को समझ लीजिए कॉलर पकड़ के खींच रहा है कि तुम इस जंग से बाहर जाना नहीं, वापस खींच-खींच के लाता है। लेकिन अमेरिका कुछ न कुछ बहाने करके थोड़े-थोड़े टाइम के लिए जंग से बाहर निकल जाता है। जैसे अभी हाल के 2 दिन में हमने देखा कि वो फिर से जंगबंदी की तरफ चला गया है, एक टेम्परेरी सीज़फायर हो गया। ये दोनों चीज़ें हैं। अमेरिका जाने से पहले एक काम करना चाहता है। ईरान ने जो अपनी मिलिट्री माइट दिखाई है, बैलिस्टिक प्रोग्राम दिखाया है, उसको वो कहीं न कहीं एक बड़ा नुकसान करके वहाँ से निकलना चाहता है, ताकि ईरान को वापस सँभलने में, वापस चीज़ों को स्टॉक बनाने में टाइम लगे, ताकि ईरान जो है वो आने वाले टाइम में जल्दी मज़बूत ना बनने पाए। ये भी एक मंशा है जिस तरह के अटैक्स वो करता है, और बी-2 बॉम्बर्स, बी-1 बॉम्बर्स, इस तरह के प्लेन्स का इस्तेमाल करता है। तो कहीं न कहीं ट्रम्प अभी अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम अपनी इज़्ज़त बचा के इस जंग से बाहर निकल जाएँ। आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में हमारी पार्टी को बहुत अच्छे वोट मिल जाएँ। ऐसा ना हो कि इस जंग का खामियाज़ा उनको भुगतना पड़े। और अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से उनको और नेतन्याहू दोनों को इलेक्शन में इस जंग का खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने
जो मार लगाई है इन दोनों को, वो देखने लायक है। जहां तक इजराइल की बात है, तो इजराइल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि अमेरिका इस जंग में बना रहे और उसको इस जंग में कूदना ना पड़े। हिजबुल्लाह के मसले में जैसे अभी आपने भी खबर दी कि अमेरिका इजराइल से कह रहा है कि तुम सीरीज वाइज जो है वहां से बाहर एक निकलना और शुरू बड़ी करो। खबर आई है हुज्जत साहब, मैं एक सेकंड रोकूंगा। एक बड़ी खबर यहाँ पे, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आई है यहाँ पे। सेंटकॉम कमांडर रॉड कूपर ने कहा है कि उन्होंने ट्रंप को मशवरा दिया है, सलाह दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जंग अस्थायी रूप से बंद कर दें। ये उन्होंने कहा, यानी ये कहा है कि बिला वजह टांग मत अड़ाओ, वहां से वापस आओ वरना फंस जाओगे, मारे जाओगे। एक तरह हम इसको, ये ये थोड़ा से वो महज़्ज़ब जबान है, लेकिन देखिए हमारे पाशा साहब हंस रहे हैं, तो मतलब यही एक तरीके से कहा है कि साहब बिला वजह टांग मत अड़ाइए। फटे में, जिसको हम लोग और थोड़ा से रफ जबान में कहते हैं कि फटे में टांग अड़ाना, तो वहां से वापस आ जाओ वरना मारे जाओगे। तो अब मेरा ख्याल है, और ये पहले भी मशवरे दिए गए, जिन जनरलों ने इनको अच्छे मशवरे दिए उनको निकाल बाहर किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे काम करने, चलो भागो हटो। और हुआ क्या कि अब आप देख रहे हैं कि क्या नतीजा क्या है। तो यही होता है, जब पागलपन सवार हो जाए किसी पे, तो वहां पे पढ़े लिखों का या अच्छे मुशीरों की जरूरत नहीं होती है। तो कोई क्या कर सकता है इसमें। आज जो हालत अमेरिका की हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, हुकूमत और ट्रम्प जिम्मेदार है सीधे तौर। लेकिन अब बहरहाल कहां तक नहीं मानेंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मशवरा तो, मेरा अपना ख्याल है, एक बहुत अच्छा मशवरा है और इस पे अमल करना ही पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, और कोई रास्ता नहीं है। वहां पे वो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की है ईरान ने, पानी के बाहर से लेकर के वो पानी के अंदर तक, कि सिवाय मारे जाने के, सिवाय घुरता बना दिए जाने के, कोई कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जी एक आखिरी कमेंट आपका हुज्जत साहब कंप्लीट कर ले, तो फिरोज बख्श साहब, क्योंकि फिरोज बख्श साहब मैं समझ रहा हूँ बड़े बेचैन हो रहे हैं कुछ कहने के लिए। जी जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात निकली तो उसी से ही खत्म कर देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेटेजिकली ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ईरान ने इसको लेकर सारी तैयारियां भी की हैं। अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं आ सकती है क्योंकि रास्ता बहुत कम है और पहले से माइंस बिछे हुए हैं। आज एक शिप जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया था रास्ते से, तो वो माइंस की चपेट में भी आ गया। अगर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस के शिप आते हैं तो वो सीधे सीधे निशाने पर आ जाएंगे और बहुत जीरो मार्किंग पे आ जाएंगे। यानी अगर ईरान हमला करता है तो डायरेक्ट हिट उस पर होगा, उसको किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला करने का अमेरिका के पास सिर्फ एक हवाई रास्ता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और आज एनबीसी न्यूज ने ये बता दिया है कि ईरान अपने लॉन्चर्स को आधे घंटे में फिर से रिपेयर करके और काम में ले आता है। तो ये जो मशवरा है बहुत अच्छा है और ट्रम्प को इस बात को मान लेना चाहिए कि कम से कम अपने मिलिट्री वालों की सुने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कम दूर हो जाए। जी मुमताज भाई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब आपका, सैयद हुज्जत रजा साहब आपका, और फिरोज बख्श साहब आपका। तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की।